Good morning, students. Today we will discuss about the topic development of curriculum and dimensions of curriculum. पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है और पाठ्यक्रम के आयाम पहलू कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि पाठ्यक्रम क्या है। मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको यदि हमने प्रयोग में लेकर आना है, उस पर काम करना है, तो पाठ्यक्रम एक टीचर के पास एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से वह बालकों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए एक डिज़ाइन करना पड़ता है, एक आयोजन प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्लानिंग में शिक्षण का कार्य और शिक्षण के कार्य के अलावा जो अन्य क्रियाएं शामिल होती हैं, वो सारी की सारी जो योजना होती है शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्रियाओं को प्रयोग में लेकर आना, वो पाठ्यक्रम है। क्योंकि यदि एक पाठ्यक्रम अच्छे तरीके से फ्रेम किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, तो तभी हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो प्रभावशाली हो सकती है। टीचर का मोटिव है बालकों को सिखाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना। व्यवहार में परिवर्तन कब होगा? जब हमारा जो है पाठ्यक्रम प्रभावशाली होगा। एक जनरल बात आती है कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके 3 चर हैं। पहला चर है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट और तीसरा है पाठ्यक्रम। टीचर का काम है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, इसका उद्देश्य है इसके व्यवहार में परिवर्तन करना। अब ये कैसे परिवर्तन कर सकता है? जो हमारा कैसे का प्रश्न है, हाउ टू चेंज, दैट इज करिकुलम। करिकुलम में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर आते हैं जिनके द्वारा आप बालक के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अध्यापक का काम है विद्यार्थी के लिए है, और क्या करना है? करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, क्रियाओं को व्यवहार में लेकर आना है। तो यही अध्यापक का उद्देश्य है। तो वो करिकुलम क्या है? एक पूरे के स्कूल का एनवायरनमेंट, चाहे वो कक्षा के अंदर है चाहे कक्षा के बाहर है, तो एक स्कूल में होने वाली संपूर्ण गतिविधियां जिनसे बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो, वो पाठ्यक्रम है। अब बात आती है कि पाठ्यक्रम का विकास कैसे हो, हाउ टू डेवलप द करिकुलम। अब 2 प्रश्न आते हैं, व्हाट टू टीच, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टीच, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। अभी तक जो भी आपने क्लासेस में किया है, 10th +2 ग्रेजुएशन MA, जितने भी आपकी क्लासेस की है, वहां आपने बात की है कंटेंट की, यानी सब्जेक्ट मैटर की। आपने हिंदी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है या गणित के विषय पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर है दैट इज द कंटेंट। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ें, क्या पढ़ने में हमारे पास मैटर आता है, हमारे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बताया, गणित की बात कर सकते हैं, मैथ की बात कर सकते हैं, वो सारे के सारे व्हाट टू टीच। लेकिन जब हम बात करते हैं B.Ed की, D.Ed की, M.Ed की, जो हमारा टीचिंग या प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें हमारे पास एक ही प्रश्न आता है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए। और जब हम बात करते हैं कैसे पढ़ाया जाए, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। कुछ समय पहले, 3-4 साल पहले, हमारे पास आज का जो समय है इसमें हमारे पास वर्ड आते हैं पेडागोजी। पेडागोजी वर्ड यूज भी कर सकते हैं, पेडागोगी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें आ सकती हैं। तो पहले हमारे पास यह वर्ड होता था टीचिंग, पहले वर्ड यूज होता था टीचिंग यानी शिक्षण। अब शिक्षण जो है ये ट्रेडिशनल वर्ड होता था टीचिंग, लेकिन आज वर्ड होता है पेडागोजी। कंटेंट सिचुएशन में देयर इज अ वर्ड इज पेडागोजी, दैट इज द हाउ टू टीच, इट मींस मेथोडोलॉजी। अब कई बच्चे B.Ed की शिकायत करते हैं कि सर हम फेल हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, क्या चक्कर है? चक्कर यहाँ पे है,
आजकल जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, सीटेट का देते हो, पीटेट का देते हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव टीचर के रिगार्डिंग देंगे तो ये चीज ज्यादा डाली जाती है पेपर में, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए। कंटेंट की जगह पेडागोजी पे मेन फिक्स किया जाता है। और पेडागोजी की यदि हम बात करें तो उसमें बात आती है मेथोडोलॉजी, दैट इज कॉल्ड शिक्षा शास्त्र, आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैटर है उसको हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ए टीचर। एक अध्यापक का सबसे बड़ा जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है कि मेरे पास जो है या मैंने जो सीखा है उसको मैं अपने बालकों तक कैसे पढ़ाऊं, हाउ टू टीच, कैसे मैं पढ़ाऊं, ऐसे क्या काम किए जाए कि मेरे पास जो नॉलेज है, मैंने जो चीजें सीखी है उनको बच्चों तक पहुंचाई जाए। अब यदि मैं बात करूं कि कैसे पहुंचाऊं तो इसके बहुत सारे हमारे पास जो है आंसर आ सकते हैं कि लेक्चर के द्वारा, भाषण के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जिनके द्वारा हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो कंटेंट है, हमारे पास ये जो सामान है उसको हमने बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है। अब बेसिकली नॉलेज क्या होती है कि मेरे पास जो चीजें हैं उसके द्वारा किसी के व्यवहार में चेंज हो, वो नॉलेज है। तो यहाँ पर जब हम करिकुलम की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन दो प्रश्नों पर हमने बात करनी पड़ेगी। मेरे पास सामान क्या है और मैंने उस सामान को कैसे पहुंचाना है। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, सामान क्या है, मेरे पास रसोई में कौन कौन सी सब्जियां रखी हैं और मैंने किस तरह से उनको बना के अल्टीमेटली मेहमान को परोसना है। मेहमान इट मीन्स हियर इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट को ये मैटर मैंने किस तरह से देना है, ये मैटर है, ये सामान है और ये चीजें देनी है, किस माध्यम से देनी है, कैसे देनी है, ताकि इफेक्टिव वे से बच्चों के व्यवहार में चेंज हो सके। तो जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं दो प्रश्नों पे हम बात करते हैं, कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट वन इज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, करिकुलम के आयाम, डायमेंशंस ऑफ करिकुलम। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के प्रकार, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो डायनेमिक है, गतिशील है। जैसे जैसे हमारे बच्चों के बिहेवियर चेंजेबल है उसी प्रकार इन्वायरमेंट चेंज होता है और इन्वायरमेंट चेंज होता है तो बहुत सारे ट्रेडिशनल जो चीजें, परंपरागत जो चीजें, उनमें परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करिकुलम है वो भी चेंजेबल है। अब इस कंडीशन को देखते हुए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम होता है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल करिकुलम, दैट इज कॉल्ड परंपरागत पाठ्यक्रम। पहले टीचर क्या होता है, चॉक एंड टॉक की बात करता था, सिद्धांतों की बात करता था। ये प्रश्न पढ़ लीजिए, ये आपके पेपर में आएंगे। बच्चे क्रैमिंग करते थे, रट्टाफिकेशन किया, उनको पेपर में दे दिया, बात खत्म। बच्चे का उद्देश्य है पेपर पास करना, अध्यापक का उद्देश्य है सिलेबस को कंप्लीट करना। ओनली सिलेबस, नॉट दी करिकुलम। तो परंपरागत क्या होता था, बच्चे ने नोटबुक में उसके जो प्रश्न लिखवाए टीचर ने बच्चे के पास, बच्चे ने उनको पढ़ा, उन पे काम किया और पेपर का रिजल्ट आया, बात खत्म। उसके बाद जैसे बच्चे ने क्लास प्रमोट हुए, बच्चे को पिछली क्लास की कोई मतलब नहीं है, उस कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, उन धारणाओं से कोई मतलब नहीं है जो बच्चे ने पिछली क्लास में सीखी थी। दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द करिकुलम। परंपरागत, वो जो आज भी चला रहा है हमारे पास, परंपरागत आज भी चला रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमने पढ़ी है, हमारे आने वाली जनरेशन भी वो चीजें पढ़ रही है और हमारे जो प्रीवियस जो एल्डर थे उन्होंने भी वही चीजें पढ़ी है। तो जो पिछली चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे चॉक एंड टॉक की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, व्हेन देयर इज नो प्रैक्टिकल, उस प्रकार का जो करिकुलम है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल करिकुलम या ट्रेडिशनल परंपरागत प्रकार का जो है पाठ्यक्रम। उसके बाद आता है एक्टिविटी सेंटर्ड। आजकल आप देखते होंगे बच्चों की एक नोटबुक जब उठा के देखते हो, आपके पास दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक टीचर के लिए काम और एक बच्चों के लिए। जब हम बुक्स बच्चों की उठाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो पेज है उसमें दो काम होते हैं, एक्टिविटी फॉर टीचर, एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट। टीचर का ये काम है और बच्चों का ये काम है। तो वो दो जो पोर्शन है, आप जब उसको लेसन को पढ़ते हो, आप लेसन पढ़ाना स्टार्ट करो, लेसन में आप देखोगे बहुत सारी एक्टिविटी दी हुई है, अलग प्रकार से एक तरह से डेमो दिया होता है, ये चार्ट बनाना है, ऐसे आप डेमो दे सकते हो बच्चों को, ये काम करा सकते हो। तो उससे क्या है कि हमने बच्चों को जितने ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, आज का जो करिकुलम है वो एक्टिविटी सेंटर्ड है, थ्योरी की जगह इसकी जगह जो है एक्टिविटीज़ ने ले ली है। आप देखते होंगे आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं तो मैक्सिमम काम किया जाता है एक्टिविटी पे, प्ले वे की हम बात करते हैं, गेमिंग की बात करते हैं, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना। अभी मैं एक जगह टीचिंग प्रैक्टिस में गया हुआ था
तो मैंने उन बच्चों को पूछा, जो वहाँ प्यूपल टीचर थे, जो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, कि आप बच्चों को क्या पढ़ाया आपने, मतलब आपके 1 महीना हो गया। कह रहे सर इनके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, पढ़ाई क्या, इसमें कहानियाँ लिखी हुई हैं। मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हो कि इनके सिलेबस में कुछ नहीं है। कह रहे सिर्फ कहानियाँ लिखी हुई हैं सर, उसमें से क्या पढ़ाएं। मैंने कहा यही तो चीज़ नोट करनी है टीचर को, कि उसने किसी व्यक्ति की, किसी राइटर की जो कहानी है, वो उसने इसलिए कहानी कंस्ट्रक्ट की है, बच्चा उस कहानी को अपने इन्वायरमेंट से कोरिलेट करे, अपने दैनिक जीवन से कोरिलेट करे। उसका बुक्स से या जो चीज़ें आप पढ़ाओगे उससे कोई मतलब नहीं है। यदि मैं बच्चों को मैथ्स खाने की बात करूं, मैं बच्चों से कहता हूं कि आपने भिन्न करना है, फ्रैक्शन का टॉपिक करना है, तो टीचर जनरली क्या करेगा, जाते ही सीधे ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा 1/2 + 2/3 = 4/4, इस तरह से इनको प्लस करना, ऐड करना। बस जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा फ्रैक्शन होती क्या है, तो उसके लिए वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, कि वो जो कॉन्सेप्ट करा रहा है उसको किस प्रकार से वो डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा कराए। वो उसको उदाहरण दे सकता है, एक मम्मी ने एक रोटी बनाई, एक चपाती बनाई बच्चों के लिए, सोनू मोनू 4 बच्चे क्लास में किए, आधी उसको दे दी, कुछ पोर्शन उसको दे दिया, कुछ टीचर ने अपने पास रख लिया। एक रोटी थी, आधी इसको दी गई, आधी उसको दी गई, मेरे पास कितनी बची, सोनू के पास कितनी गई। तो जब वो चीज़ें आप डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा कराओगे, प्रदर्शन के द्वारा कराओगे, तो बच्चे इफेक्टिव वे से सीख सकते हैं। उनके अंदर जो धारणाएं हैं, जिनको हम शायद जर्नली हमें पता होता है कि मुझे तो पता है, आपको क्यों नहीं पता। एक टीचर की सबसे बड़ी विडंबना, या उसका फेल होने का, या वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता अपने टीचिंग में, वो यही है। टीचर जो है वो सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, बच्चों को क्यों नहीं पता है। देर आर 2 लेवल, एक टॉप है, एक यहाँ पे है। तो आप यहाँ आने का कोशिश कर सकते हो, बच्चे एकदम से वहां नहीं जा सकता क्योंकि उसको टाइम लगेगा। तो हम मान के चलते हैं कि मैं यहाँ हूं तो यहाँ क्यों नहीं आया बच्चा, मेरे लेवल पे जो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहा, वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसकी थिंकिंग अलग है, उसका मेमोरी लेवल अलग है, समझने की शक्ति अलग है, काम करने का नजर अलग है, इन्वायरमेंट ही अलग है टोटली। आपने कितना टाइम लगा वो चीजों को ग्रैस्प करने का, और वो बच्चा आज ही कैसे उन चीजों को सीख ले। तो मैंने उन बच्चों से क्वेश्चन किया कि आपने जो कहानी पढ़ाई तो उससे आपने क्या सीखा, बच्चों को छोड़ो, एज ए टीचर आपने क्या सीखा। कह रहे सर उसमें एक मछुआरा था, उसने मछलियां ली 2 किलो, उनको बेच के उसके घर में 50 रुपए आए, उन्होंने अपना घर का सामान लिया। मैं कहा यही तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल आपने डालने हैं। तो एक्टिविटी जो सेंटर्ड हमारा करिकुलम है, बाल केंद्रित, सॉरी क्रिया केंद्रित, वो कहता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल चीजों पे काम करे। प्रैक्टिकल, हम जो है बच्चे जो ऑटोमेटिक सीखता है, हम सिखाते नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो टीचर बताता नहीं फिर भी बच्चे सीख जाते हैं, या माता पिता उनको सिखाते नहीं फिर भी सीख जाते हैं। दैट इज ए ऑटोमेटिक ऑटोनोमस जो प्रोसेस होती है। एनवायरनमेंट से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं देख के। तो एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब हम करिकुलम फ्रेम करते हैं उसमें मैक्सिमम इस प्रकार की क्रियाएं करें जो समाज से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो। समाज, क्योंकि बच्चे का एम क्या है, उसने कहाँ काम करना है, कहाँ अपनी परफॉर्मेंस देनी है, सोसाइटी में देनी है। जब तक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, बच्चे सेल्फ थिंकिंग नहीं करेंगे, स्वयं से कोई डिस्कवर नहीं करेंगे। मेरी बातें पढ़ाई हुई बच्चे ने सीख ली, बच्चे ने वो सीख के पेपर में लिख ली, बात खत्म। दैट इज ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन। आजकल बहुत सारे टीचरों का प्रश्न आता है कि सर हमें 2000 की जॉब देते हैं, 3000 की, 4000 की जॉब देते हैं। मैं कहा ये देखो कि आपको क्यों वो दी जा रही है, आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल के लिए क्या कर सकते हो, क्या आपके अंदर मैनेजिंग स्किल है, क्या आपके अंदर डिस्कवरी स्किल है, क्या आप अपने लेसन प्लान का हर रोज इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो अब अपने आप को इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। अब मैक्सिमम हमारी जो टीचिंग है वो बोरियत हो जाती है, थोड़ा लेक्चर सुना भी वही पॉइंट लिखवा रहे हैं। तो आप नया क्या डाल रहे हो, नया सामान क्या डालोगे, और नया सामान डालने के लिए आपको एक्टिविटी डालनी पड़ेगी, नए नए एक्सपेरिमेंट डालने पड़ेंगे, हर रोज आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एक लेसन प्लानिंग होती है, लेसन प्लानिंग में क्या करता है कि टीचर जनरली उसने टेपे मारे और कहीं से उठा के ले जी सर मेरी फाइल बन गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेसन प्लान बनाने से पहले आपको कंटेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, विषय वस्तु, क्या चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को, जा रही हूँ, उसके अंदर क्या क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, क्या क्रियाएं कर सकती हूँ, ताकि बच्चे उसको खेल खेल के माध्यम से सीख पाए। तो एक्टिविटी सेंटर्ड जो है वो करिकुलम क्या कहता है कि बच्चों को यदि हमने प्रैक्टिकल चीजें देनी है, उनको लाइफ में सक्सेसफुल बनाना है जीवन में, तो उनके सिलेबस में, करिकुलम में मैक्सिमम एक्टिविटी डाली जाए,
इसके अलावा जो एक्टिविटीज अन्य एक्टिविटी है, दीज आर कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटी, सह पाठ्यगामी क्रियाएं, उन पे भी हमने काम करना पड़ेगा। आमतौर पे आप जब क्लास में पढ़ाते हो तो जिन बच्चों को आपके पास अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आपके प्रश्नों को उत्तर दे दिया उसने, आपके जो आपने उनको काम दिया उसने समय पे काम कर लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बच्चे इंटेलिजेंट है। दैट इज द नैरो कॉन्सेप्ट। और टीचर की वो थिंकिंग बन जाती है और पूरी क्लास की थिंकिंग बन जाती है कि ये बच्चे इंटेलिजेंट और ये बच्चे नालायक हैं। तो ये जब हम लेबलिंग कर देते हैं, ये टीचर का काम नहीं है, क्योंकि आपने बच्चे की हर फील्ड में परफॉर्मेंस देखनी है, नॉट ओनली दी एकेडमिक। यानी कि क्लास में बच्चे ने कंटेंट कर दिया, मैथ के सवाल कर दिए, हिंदी के प्रश्न बता दिए, दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा आपने ऑब्जर्व करना है कि वो बच्चा दूसरे बच्चों से किस प्रकार बिहेव कर रहा है, बातचीत कैसी है, एक ग्रुप में वो कैसे बिहेव कर रहा है, स्कूल के ग्राउंड में वो कैसा काम कर रहा है, मॉर्निंग असेंबली में क्या काम कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कौन सी वो कर सकता है, क्या वो डांस कर सकती है, क्या वो स्टेज कंडक्ट कर सकता है, कर सकती है। तो ये चीजें भी हमारे करिकुलम का पार्ट है। तो बच्चों को यदि हम करिकुलम की बात करें तो इस प्रकार का करिकुलम हो जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जिसमें मैक्सिमम क्रियाएं करे और बच्चा स्वयं करके सीखे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं करते कोई भी काम, तब तक आपकी लर्निंग जो है नहीं होती। मैंने बताया था कि लर्निंग हमारी 3 लेवल पे होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पे तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर से हम बहुत सारी चीजें जो है लेके चलते हैं, हम ये कर देंगे, सीख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। लेकिन जब इंप्लीमेंट की बात आती है, प्रयोग करने की बात आती है, वहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि करना नहीं चाहते। और जब तक आप कोई काम नहीं करते, आप कोई क्रिया नहीं करते, आपके पास कोई आउटपुट नहीं आता, लर्निंग कंप्लीट नहीं होती। तो एक्टिविटी सेंटर्ड क्या कहता है, जो सिलेबस है हमारा, वो कहता है कि करिकुलम में जो है हम फ्रेम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट डाले जाए। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जब से हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था पे काम किया गया, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपके पास बहुत सारे कमीशंस हैं, आयोग हैं, अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज हैं, उन सभी का एक मोटिव था, वो मोटिव था चाइल्ड सेंटर्ड। पहले ट्रेडिशनल में क्या होता था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। मैंने पहले बताया जो भी काम करना था वो टीचर करता था, क्योंकि टीचर ने लेसन प्लान तैयार करना, टीचर ने पढ़ाना, टीचर को हर चीज से ऑब्जर्व किया जाता था। लेकिन करंट सिचुएशन में है कि टीचर जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है। टीचर यदि हमने अपॉइंट किया है, टीचर की जो जॉब है वो किसके लिए है, किस पे डिपेंड है, दैट इज डिपेंड्स ऑन चाइल्ड। आज का यदि हम बात करें तो हमारा हर प्रकार के कमीशन का, सभी का एक मोटिव है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसे दें। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है कि ऐसी शिक्षा जो बच्चे के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी प्रकार के पक्षों से संबंधित हो। बच्चे के पास डर न हो, बच्चे के पास बर्डन न हो, उसको ये ना हो कि कल मैंने मैथ का काम करना है, मेरा मैथ का काम रह गया, मैंने ये प्रश्न ही नहीं किए, टीचर मुझे डांटेगा, मेरी इंसल्ट होगी। तो ये होता है फियर, डर। जब तक बच्चे के दिमाग में डर रहेगा तो वो लर्निंग नहीं कर सकता। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहता है कि हमने जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी क्रिया करनी है पढ़ाने के लिए, उसमें मेरी अपनी थिंकिंग न होकर बच्चों के लेवल से सोचा जाए। बच्चों का मानसिक स्तर क्या है, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मैं क्या उनके लिए अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर। तो हमारा जो करिकुलम है उसका मेन जो सेंट्रल पॉइंट है, मेन वेरिएबल, दैट इज चाइल्ड। हमारे सारे काम अधूरे हैं, टीचर की टीचिंग फेल हो जाती है, अन्य फैक्टर्स फेल हो जाते हैं यदि हमने बच्चे को ध्यान में नहीं रखा। हमारा मेन मकसद है लर्नर, चाइल्ड, उसको ध्यान में रख के हमने पूरी की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, नेशनल करिकुलम। अब मैंने एक दिन बात की थी कि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु, सिलेबस और करिकुलम दो अलग अलग चीजें हैं। सिलेबस की बात करते हैं केवल शैक्षिक होता है, जिसमें हमने पढ़ने पढ़ाने की बात, अपने सिलेबस की बात, अपनी विषय वस्तु की बात, कंटेंट की बात की। लेकिन जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम पूरे देश का एक बड़े लेवल पे फ्रेम किया जाता है। अलग अलग प्रकार की एजेंसी है, जैसे आप मानते हैं NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। इसी प्रकार से बड़ी हायर एजुकेशन एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से पाठ्यक्रम फ्रेम किया जाता था।
तो पाठ्यक्रम जब भी फ्रेम किया जाए वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। अब राष्ट्रीय स्तर पर क्यों हो, इसका क्या मकसद है? क्योंकि हमारा मोटिव है प्रत्येक बालक को संपूर्ण बालक बनाना, उसके व्यवहार में संपूर्ण परिवर्तन करना, ना ही कि उसको भागों में तोड़ना। अभी भारतीय संविधान में कहा गया समानता और समता, इक्विटी एंड इक्वालिटी, वो यही चीज कहती है कि हमारा जो करिकुलम इस प्रकार से फ्रेम हो कि पूरे के पूरे देश की शिक्षण व्यवस्था एक हो, पूरे के पूरे करिकुलम का उद्देश्य एक हो, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी, पूरे देश में हम जो करिकुलम फ्रेम करने चाह रहे हैं उसके अंदर जो जो क्रियाएं की जानी है वो नेशनल लेवल पे हो, पार्टों में न हो, किसी राज्य का अपना न हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का अपना न होकर पूरे राष्ट्र का, ताकि पूरे राष्ट्र के साथ एकता की भावना बच्चों में विकसित हो। तो ऐसा करिकुलम जो पूरे नेशनल लेवल पे फ्रेम किया जाए, पूरी की पूरी एक्टिविटी एक राष्ट्रीय स्तर पर डाली जाए, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। उसके बाद आता है दार्शनिक पाठ्यक्रम, फिलोसफिकल करिकुलम। अब सबसे बड़ा बात आता है कि दर्शन क्या है, फिलोसफी किसे कहते हैं। आमतौर पे बात चलती है किसी को कहते हैं तो बड़ा फिलोसफर बना हुआ है ना, अपने विचार मत झाड़, पता है मुझे तो कितना फिलोसफर है। अब फिलोसफी होती क्या है, दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलोसफी? ये एक तरह से ऐसा शास्त्र है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे विषय है जिसमें हम, एक प्रश्न हमारे पास आता है कि हम क्या है, ये संसार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे विचार क्या है। इन जनरल वे में मान के चलूं कि हमारा जो भौतिक संसार है ये किस प्रकार से काम करता है, क्या इसके पीछे कोई और पावर है, क्या कोई आध्यात्मिक शक्तियां हैं, मैं कौन हूं, व्यक्ति कौन है। मतलब ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार जो इस रहस्य से संबंधित है, इस वर्ल्ड से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। मतलब हम स्वयं को कैसे देखते हैं, इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, फिलॉसफी का सिंपल सा मतलब है विचारधारा। फिलॉसफी का सिंपल सा मतलब है विचारधारा। अभी दर्शन के अंदर अलग अलग प्रकार के स्कूल्स हैं, कुछ इंडियन स्कूल्स हैं, कुछ वेस्टर्न स्कूल्स हैं। भारत की जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, और जो है पश्चिमी देशों के भी दार्शनिक हैं। इसमें स्कूल्स में 3-4 स्कूल्स अलग अलग हैं। एक है आदर्शवाद। आदर्शवाद ऐसा स्कूल है जो मानता है कि ये पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है वो मूल्यों पर आधारित है, अध्यात्मवाद पर आधारित है, संस्कारों पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है। इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन जो है गॉड के द्वारा हुआ है, स्पिरिचुअल पावर्स है, कुछ शक्तियां हैं जिनके द्वारा ये संसार चल रहा है, जिनके द्वारा व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की। दूसरी तरफ एक है नेचुरलिज्म, एक विचारधारा है प्रकृतिवाद, जिसे हम कहते हैं। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि इस पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है ये नेचर के द्वारा दिया हुआ है और नेचर में ही मिल जाना है और नेचर से ही पैदा हुआ है। व्यक्ति जो है, पर्सन स्वयं इस प्रकृति का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। मनुष्य का जन्म जो है वो नेचर से ही हुआ है, उसकी जो हर एक्टिविटी है वो नेचर से ही कंप्लीट होनी है और नेचर में डिस्ट्रॉय होनी है। पूरे के पूरे का जो वर्ल्ड है, इसका बेस, जो नॉलेज है, इसका पूरे का पूरा आधार नेचर है। प्रकृति से आगे कुछ नहीं है। हम जो भी लर्न करते हैं वो नेचर से ही लर्न करते हैं, नेचर के द्वारा हम सीखते हैं और नेचुरल वे से ही सीखा जाता है। इसी प्रकार एक फिलॉसफी है दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। वो कहते हैं ना तो कोई विचार है, ना कोई संस्कार है, ना कोई प्रकृति है, जो भी है वो हमारे सामने जो वस्तुएं हैं, जो चीजें दिख रही हैं, यदि तो हम उनका प्रयोग कर लेते हैं और हमारे लिए उसका बेनिफिट आ जाता है तो वो वर्ल्ड रियल है। तो ये करिकुलम बताता है कि हमारा जो करिकुलम है वो इस प्रकार का हो कि उसके अंदर हम ऐसी बातें डालें जिनसे बच्चे चिंतन की ओर अग्रसर हों, उनकी थिंकिंग प्रोसेस सेल्फ की डेवलप हो, वो स्वयं को जानना स्टार्ट करें, इस वर्ल्ड को जानना स्टार्ट करें। ऐसा ना कि भौतिकतावाद की ओर भाग रहे हैं। आज का जो समय आ रहा है, हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक डिप्रेशन में। क्यों डिप्रेशन में है भाई? क्योंकि खुशी चाह रहा है। खुशी कहाँ मिलेगी? खुशी यहाँ मिलेगी। आनंद, आप बहुत सारे अध्यात्मवाद की ओर बढ़ते हैं, किसी का सत्संग सुनते हैं और बहुत सारे विचार आपके पास आते हैं। तो मेन चीज है फिलॉसफी। हमने अपनी ऐसी विचारधारा बनानी है न्यूट्रल। जैसे महात्मा बुद्ध की आपने थ्योरी पढ़ी है कि न्यूट्रल रहना है, बीच का मार्ग, ना अधिक सत्य है ना झूठ, बीच के मार्ग पे। तो हमने अपने जीवन में ऐसे विचारधाराएं, हमारा जो करिकुलम है उसको जब हम फ्रेम कर रहे हैं
तो इन बातों को ध्यान में रखा जाए कि बच्चों के अंदर विचार, मूल्य, संस्कार, ये चीजें जो है उनके अंदर जानी चाहिए। इस प्रकार का जो करिकुलम होता है, जैसे आप मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं, मूल्यों पर आधारित शिक्षा आजकल बच्चों के सिलेबस में डाल दिया गया है, मॉरल एजुकेशन। इसके अलावा योगा के सब्जेक्ट डाल दिए हैं आजकल जो करंट में, तो वो सारे के सारे दीज आर दी फिलोसफिकल बेसिस उसको हम कहते हैं। एक करिकुलम होता है टीचर करिकुलम, जैसे एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक संस्था है जो अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम फ्रेम करती है। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया टीचर करिकुलम क्या है, जिसमें हम साइकोलॉजी का ज्ञान टीचर को देते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनके मानसिक स्तर को कैसे जांचा जाए, बुद्धि क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान, हमारे जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर कौन कौन से कमीशंस हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। तो ऐसा करिकुलम जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हो, फिलोसफी, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, टीचिंग स्किल से रिलेटेड है, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, इवैल्यूएशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो वो पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम टीचर के बिहेवियर में चेंज करने के लिए प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड करिकुलम और टीचर करिकुलम। उसके बाद आता है कि करिकुलम का क्या फायदा, इंपॉर्टेंस क्या है या नीड क्या है, इसकी क्या फायदा होता है करिकुलम से। पहले बताया गया है कि हमारी जो प्रोसेस है उसके 3 एलिमेंट मैंने बताया, टीचर है, स्टूडेंट है और करिकुलम है। तीनों के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होगी तो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। टीचर ने बच्चे के व्यवहार में चेंज करना है, कैसे करना है, वो करिकुलम के माध्यम से करना है। तो करिकुलम यदि हमारे पास नहीं है तो वो सिंपल सी बात हो जाएगी, हम शिकार करना चाहते हैं, शिकार हमारे सामने है लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, तो हम उस शिकार का कुछ कर नहीं सकते। हमारा उद्देश्य क्या था, शिकार करना, तो हमारा उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। बच्चे हमारे सामने हैं, टीचर है, लेकिन वो बच्चों को अपनी चीजें कैसे पहुंचाए, क्या क्या काम करे, वो पता ही नहीं टीचर को। आमतौर पे टीचर जो है, टीचर व्यवस्था जो फेल इसीलिए होती है, मैं कुछ कराना चाहता हूं बच्चों को लेकिन वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाता। अब क्यों नहीं पहुंच पाता, इस पर टीचर काम नहीं करता। ऐसी क्या बातें हैं, क्या मेरी आवाज में कुछ दिक्कत है, क्या मैं जल्दी बोल रहा हूं, क्या बच्चों को समझाने में सक्षम नहीं हूं, क्या बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों तैयार नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रश्न की करिकुलम से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या फायदा है करिकुलम का, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस। फर्स्ट वन इज शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षा का उद्देश्य एक ही है, मैंने पहले बताया, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास में 3 बातें आती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों चीजों में यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ हो सकता है करिकुलम के माध्यम से। करिकुलम भी मैंने बताया एक वास्ट एरिया है करिकुलम का। करिकुलम सिलेबस से संबंधित नहीं है, करिकुलम का मतलब क्लास में पढ़ाने से नहीं है। करिकुलम का मतलब है कि बच्चे का पूरा स्कूल इन्वायरमेंट क्लास में कैसे काम कर रहा है, ग्राउंड में कैसे काम कर रहा है, इधर उधर का जो व्यवहार है उसका, ज्ञात और अज्ञात, कई चीजें तो हमें दिख जाती है। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे ग्राउंड में ऑब्जर्व, वो चीज, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो हमें नहीं दिखती या जिनको हम देखना नहीं चाहते या जाने अनजाने में हम उस और ध्यान नहीं देते, वो चीजें भी करिकुलम का पार्ट है। तो करिकुलम के माध्यम से टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, टीचर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। यदि हमारे पास करिकुलम है तभी हम अपने उद्देश्यों को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, हेल्पफुल फॉर ए टीचर। मैंने पहले बताया, अभी उदाहरण आपको दिया था कि एक टीचर के पास यदि करिकुलम है तो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान कर सकता है, उसकी योजना बना सकता है। ये समान है, इसका प्रयोग इसमें से कैसे कैसे करना है, किस विधि से मैंने पढ़ाना है, कौन से तरीके से पढ़ाना है और किस प्रकार से मैंने बाहरी एक्टिविटीज़ करानी है, टाइम टेबल कैसे फ्रेम करना है, किस मेथड से पढ़ाना है, किस स्ट्रैटर्जी से पढ़ाना है। यदि आपके पास समान है तो आप उसकी योजना बना सकते हैं। तो टीचर वो समान है, एक औजार है टीचर के पास जिससे वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। तो टीचर को सहायता मिलती है। हम आप लोगों को यदि सीधा कहा जाए कि आप जाके पढ़ाइए, आपको ये सबसे पहला प्रश्न होता है क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके करिकुलम में है।
तो यदि टीचर के पास करिकुलम है, उसको पता है कि क्या काम कैसे कैसे करना है, तो उसको एक सहायता मिलती है, वो अपने टीचिंग को प्लानिंग कर सकता है। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन, प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, इसी पॉइंट के अंदर आ गया है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कैसे प्लान करें। इसका उत्तर भी जो है हमें करिकुलम से मिल सकता है, क्योंकि करिकुलम में पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी कौन सी है, नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी कौन सी है, ये एक्टिविटी किस समय की जाएंगी, कौन कौन सी कक्षा कब लगेगी, गणित के विषय कब आएंगे, अन्य क्रियाएं कब की जाएंगी, मॉर्निंग असेंबली कब होगी, और खेल की गतिविधियां किस मंथ में की जाएंगी, है ना, और बाहरी पार्टिसिपेशन कब किया जाएगा, समाज के जो काम करने हैं, कोई रैली निकालनी है, कोई कैंप लगाना है, या सफाई व्यवस्था का काम करना है, वो सारे की सारी। तो हमारी जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है उसकी यदि हम प्लानिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास यदि करिकुलम है तो हम उसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं। उसके बाद है शोध कार्य। रिसर्च क्या है, जो भी हमारे पास करंट में चल रहा है उसमें जब हम परिवर्तन करने की सोचते हैं, वो रिसर्च है। कई बार आप देखते होंगे हम अपने डेली रूटीन से, शिक्षण जो हमारा कार्य है उससे बोर हो जाते हैं, यार हर रोज यही पढ़ते हैं, यही काम करते हैं, कुछ अलग हो। तो जब आप कुछ अलग की सोचते हो तब आपके पास रिसर्च आती है। जो पहले से चल रहा है उसमें कुछ परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, तो आप रिसर्च की बात करते हो, शोध की बात करते हो। अब करिकुलम शोध में कैसे सहायता करता है? अब जैसा आज का जो करिकुलम चल रहा है, तो आज के करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो एक हमारे पास आउटपुट नहीं आती। अब टीचरों से एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि आप, हम करिकुलम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप क्या सुझाव दोगे। तो वो सुझाव दो तरफ से काम करता है। जब हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं, इसकी दो चीज़ें हैं, एक टॉप और एक लो। टॉप को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, पाठ्यक्रम का प्रशासनिक मॉडल, और एक होता है ग्रास रूट मॉडल, जो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ग्रास रूट मॉडल का मतलब है कि जहां पर हमने काम करना है, कहाँ करना है, स्कूलों में काम करना है, बच्चों से काम करना है, वहां से सुझाव मांगा जाता है। टीचर लिख के देते हैं कि आजकल का जो प्रोग्राम है इसमें बच्चे कुछ नील हो गए हैं, वो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे, हम ये करिकुलम जो है अच्छा नहीं है, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें आप नहीं डाल रहे, उनका सुझाव लिया जाएगा। एक होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो है वो कागजों में काम करेगा, इन्वायरमेंट में काम करेगा, ये लोग धरातल पे काम करेंगे। दोनों चीज़ों में अंतर है, तो दोनों चीज़ों की डिस्कशन की जाएगी। तो दोनों के डिस्कशन में यदि डिफरेंस आएगा या दोनों के कहीं मैचिंग होगा तो हम अपने करिकुलम को चेंज कर सकते हैं, उसमें शोध कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। या हमने कोई नई परिवर्तन करना है, नई सोच लेके जानी है, तो करिकुलम के माध्यम से वो संभव है। ठीक है जी। उसके बाद है शिक्षण सामग्री का प्रयोग। अब फिर वही बात, टीचिंग का जो प्रोफेशन है इंटरेस्टिंग है, प्रोफेशनल है, लेकिन बात कहाँ आती है कि इसको हम कैसे प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के लिए TLM, टीचिंग लर्निंग का मतलब है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दो प्रकार का होता है बेसिकली, लेकिन तीन बन जाते हैं। विजुअल है, जिसको दृश्य कहते हैं, श्रव्य ऑडियो, और ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य। तो टीचर यदि इसका अच्छे से प्रयोग करना सीख जाए तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। अब कैसे सीखेगा इसका प्रयोग करना, ये भी एक प्रश्न है। जब उसको पता है कि मेरे पास ये सामान है और ये काम मैंने करना है, ये सामान है और मैं इससे ये काम करना चाहता हूँ, जब उसको ये पता होगा, वो कहाँ से पता चलेगा, वो करिकुलम से पता चलेगा। यदि टीचर के पास करिकुलम है तो उस करिकुलम में से वो प्लानिंग करेगा, इस विषय को पढ़ाने के लिए मैं कौन सा चार्ट यूज कर सकता हूँ, कौन सा मॉडल यूज कर सकता हूँ, किस में खेल विधि का प्रयोग कर सकता हूँ, किस में नाटक किया जा सकता है, किस में बच्चों से ही प्रश्न किए जा सकते हैं, किस में वाद विवाद हो सकता है। ठीक है ना। तो मेरी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चाहे वो प्रिंटेड है चाहे वो नॉन प्रिंटेड है, उसका प्रयोग मैं बच्चों के लिए कैसे करूं, इसमें सहायता मिल सकती है करिकुलम से। यदि टीचर के पास करिकुलम है, सामग्री है, तो वो अपना शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके लिए कैसे कैसे काम किया जाए इसका प्रयोग कर सकता है। तो पाठ्यक्रम एक जो है हमें सहायता करता है पढ़ने पढ़ाने की क्रिया में, जो हम साधनों का प्रयोग करते हैं उसका।
उसके बाद आता है व्यक्तित्व का विकास। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पे हमने काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन करंट सिचुएशन, आज के समय में। अभी मैं कल चर्चा कर रहा था, चर्चा क्या थी कि आज प्रत्येक व्यक्ति टेंशन में है, छोटी सी बात बहुत बड़ी टेंशन, और वो टेंशन स्वयं के लिए नहीं, किसी और की टेंशन अपने ऊपर ले रहे हैं। और कई बार आप देखते होंगे ऐसी ऐसी बातें हम कर देते हैं कि पढ़े लिखे हो के अनपढ़ जैसी बात कर दी आपने। तो मतलब क्या है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल नहीं रहे। जिस प्रकार की परिस्थितियां स्वयं को परिवर्तन करने में हम सक्षम नहीं हैं, और दुखी और डिप्रेशन वही व्यक्ति रहता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय नहीं ले पाता। हमारे यदि हम दुखी हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि हमारी अपनी तरफ से कोई हम चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। दुख किसको होता है? जो सेफ जोन से स्ट्रगलफुल जोन में जाएगा। यदि हम पहले से तैयार हैं स्ट्रगल करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो करिकुलम हमें बताता है कि यदि हमने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेवलप करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उसकी थिंकिंग को डेवलप करना है, तो वो चीजें हम करिकुलम में डालें जिससे पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो जाए। करिकुलम में का मतलब फिर बता रहा हूं कि क्लासरूम नहीं है, करिकुलम में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हो किसी बच्चे को, वो भी करिकुलम है। आप कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, वो भी करिकुलम है। आप मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी करिकुलम है। तो करिकुलम का मेन मोटिव है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कब हो सकती है? यदि हमारे करिकुलम में उस प्रकार के एलिमेंट हैं, मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, सेल्फ की एजुकेशन, इन्वायरमेंट की एजुकेशन। तो करिकुलम के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। और जर्नल में लेके चलूं कि पर्सनैलिटी होती क्या है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी। एक व्यक्ति अपने गुणों को लेकर किस प्रकार अपने वातावरण में एडजस्टमेंट होता है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। हम दो तरह से अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, एक स्वयं से, क्योंकि हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते, दूसरे के बारे में सोचेंगे। दूसरे की हर एक्टिविटी से हम अपने आप को इफेक्ट करते हैं। क्या कभी स्वयं के बारे में सोचते हैं? नहीं। हर प्रकार की हमारी जो एक्टिविटी होती है सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है, फर्स्ट पर्सन सेल्फ से कभी नहीं स्टार्ट होगी। तो हमारा जो करिकुलम है वो हमें हेल्प कर सकता है कि किस प्रकार से हम बालकों की, व्यक्तियों की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि करिकुलम में हर चीज का एस्पेक्ट दिया हुआ है, लेकिन आवश्यकता है कि उन क्रियाओं को किस प्रकार से प्रयोग में लगाया जाए, उस पर कितना काम किया जाए। उसके बाद है चरित्र का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। चरित्र का निर्माण कब होगा? जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी तो कैरेक्टर डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। चरित्र का निर्माण क्या है? फिर से वही बात है कि आपने इस प्रकार के मूल्यों को सीखा है जो समाज आपसे डिमांड करता है। चरित्र किसका होता है? जो समाज के अनुसार अपने मूल्यों में परिवर्तन करता है, समाज के अनुसार बिहेव करता है, या स्वयं को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेता है, वो चरित्र का निर्माण है। वो समाज के अनुसार ढालना हमारी शिक्षा का यही तो उद्देश्य है। गणित को सीखना, धारणाओं को सीखना, कविताओं को पढ़ना, कहानी को पढ़ना, ग्रामर को सीखना, संज्ञा सर्वनाम करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं बच्चों से जनरली पूछता हूँ, आप बच्चों को कविता पढ़ाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाओगे, बाहर निकालो मर जाएगी, तो क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चे को थोड़ी पता है क्या कहा गया है इसमें। बच्चे लय में एक साथ बोल देते हैं। या इसी प्रकार से जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहां पर आपके पास रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट आता है। ग्रेजुएशन में शब्दार्थ की व्याख्या करना, प्रसंग लिखना, किसके द्वारा लिखी गई है। तो हम बच्चों को कहानी पढ़ा रहे हैं, हम उसको रिपोर्टाज पढ़ा रहे हैं, संस्मरण पढ़ा रहे हैं, कोई नावल पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? भाषा क्यों पढ़ाएं, गणित क्यों पढ़ाएं, विज्ञान क्यों पढ़ाएं, मनोविज्ञान क्यों, ये चीजें क्यों पढ़ाएं? जब इस प्रश्न पे हम काम करें कि क्यों पढ़ाएं, क्या हमने उनको याद करना है? नहीं, हमारा मोटिव उन चीजों को याद रखना ही नहीं है। किसी लेखक को, उसके द्वारा भावों को क्यों याद रखें? उन सभी का एक ही मोटिव है कि वो हमारे अंदर ऐसी थिंकिंग डेवलप करे, इस प्रकार की विचारधाराओं का प्रभाव करे कि हम जीवन के किसी भी पहलू पर दुखी न हो। सफल व्यक्ति किसको माना जाता है? जिसको जॉब मिल जाती है? नहीं, वो सफल व्यक्ति नहीं है।
जिसके पास बहुत सारा पैसा वो सफल व्यक्ति नहीं है। तो सफल व्यक्ति कौन है? हु इज सक्सेसफुल पर्सन? द पर्सन हु इज एबल टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे प्रकार की परिस्थितियां हो उसी प्रकार से व्यवहार करना आप सीख लेते हैं, देन यू आर हैप्पी, देन यू आर सक्सेसफुल। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद अच्छी जॉब ले लेते हैं, लेकिन कुछ केसों में वो सुसाइड कर लेते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, पेरेंट्स में के घर में के माहौल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था ने क्या दिया उनको? सिर्फ नौकरी? नॉट। तो यदि हमारे पास अच्छा करिकुलम है तो उससे हम बालकों के चरित्र का निर्माण, मूल्यों का निर्माण, संस्कारों का निर्माण, कैसे उसको जीवन जीना है, हमारा सबसे पहला मोटिव यही है। विषय वस्तु को नए सिखाकर उसको जीवन के कौशल सिखाना, किस प्रकार से वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकता है, स्वयं को कैसे पहचान सकता है। दीज आर दी क्वेश्चन, जिन सभी का प्रश्न हमें जो है करिकुलम के द्वारा मिल सकता है। उसके बाद कि जब हम करिकुलम फ्रेम करें या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाएं, या पाठ्यक्रम का बेस क्या होता है। हमने सामग्री इकट्ठी करनी है जो किसी को परोसनी है, तो उस सामग्री को, जैसे पहले मैं उदाहरण देता हूँ, आपने रसोई में खाना बनाना है, आपके पास मिर्च मसाले सब कुछ है, प्याज वो सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, सारा मैटर है। अब उस मैटर में से आपने उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है ताकि आपका खाना स्वादिष्ट हो जाए, जो व्यंजन है आप जो परोसने जा रहे हैं वो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। इसी प्रकार से टीचर ने जो एक्टिविटीज़ करानी है, अब टीचर क्यों एक्टिविटी कराए, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। टीचर का उद्देश्य है बालकों के व्यवहार में परिवर्तन। अब बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना है, ये बहुत बड़ा टास्क है, दैट इज ए बिग टास्क, जिसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल कठिन कार्य है। हम स्वयं में परिवर्तन कर ले ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे में परिवर्तन करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जब हम स्वयं में परिवर्तन करेंगे तभी दूसरे के व्यवहार परिवर्तन है। अब बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिसको हम पाठ्यक्रम करें। तो पाठ्यक्रम में यदि हमने कुछ चीजें डालनी है तो क्या क्या चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात चीज देखेंगे हम, अभी मैंने पहले बताया था, दैट इज फिलॉसफी, दर्शन। दर्शन फिलॉसफी मैंने अभी पहले बताया, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा शास्त्र है जो हमें इस संसार के बारे में, मूल्यों के बारे में, संस्कार के बारे में, स्वयं के बारे में जानकारी देता है। बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है। अब उनको फिलोसफर क्यों कहते हैं? उनको फिलोसफर इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने एक जीवन पद्धति दी है, जीवन सिखाने की कला दी है कि किस प्रकार से जीवन को जिया जाए। तो जब भी हम करिकुलम फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिलॉसफी, उस सोसाइटी की, उस समाज की, उस देश की विचारधारा कैसी है। क्या वो भौतिकतावाद पे काम करता है, क्या वो प्रकृतिवाद पे काम करता है, क्या वो दर्शवाद पे काम करता है। इन तीनों प्रश्नों को उत्तर लेके हमें चलना पड़ेगा। जब हम पाश्चात्य देशों की बात करते हैं, पश्चिमी देशों की बात करते हैं, वहां की फिलॉसफी भौतिकतावाद है, प्रयोजनवाद है। वो आत्मा, परमात्मा, अध्यात्मवाद, संस्कार, मूल्यन पे काम ही नहीं करते। तो वो उसी प्रकार के उनके करिकुलम वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। भारत देश ऐसा है जब हम तीनों पे ही काम करते हैं, नेचुरलिज्म पे, प्रैग्मेटिज्म पे और आइडियलिज्म पे। मैंने बता दिया प्रकृतिवाद क्या कहती है, ये पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है नेचर के द्वारा बना है, इस संसार का जो बेस है वो नेचर है। आदर्शवाद कहते हैं संसार का जो पूरा आधार है वो मूल्य है, संस्कार है, अध्यात्मवाद है, आत्मा है, परमात्मा है, संस्कार है, कुछ शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो व्यक्ति को जीवित करती है, संसार को चलाए हुए है। इसके बाद प्रयोजनवाद जो प्रैक्टिकल पे मेन बात करता है, साइंस की बात करता है। तो जब भी करिकुलम फ्रेम किया जाए तो उस देश की फिलॉसफी क्या है, किस फिलॉसफी पे हम काम करना चाहते हैं। यदि मैं करंटली बात करूं तो ये तीनों चीजें, तीनों प्रकार की फिलॉसफी हमने काम करना पड़ेगा। तो करिकुलम जब भी फ्रेम किया जाए तो एक विचारधारा ली जाती है, उस देश की दार्शनिक विचारधारा, फिलॉसफी किस पे काम कर रहा है समाज। दूसरा, मनोवैज्ञानिकता। फिर से वही बात आती है कि जब तक हमारा सिलेबस, हमारा करिकुलम थ्योरेटिकल है, टीचर सेंटर्ड है, इन्वायरमेंट सेंटर्ड है, तब तक बात नहीं बनेगी।
हमने बालकों के मानसिक स्तर को जांचना पड़ेगा, बालकों की क्षमताओं को जांचना पड़ेगा। और ये चीजें, ये प्रश्न ऐसे हैं, कहने में और सुनने में बड़े इजी लगते हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में उतनी डिफिकल्टी है। उस चीज पे काम करना पड़ेगा। करिकुलम जब भी फ्रेम किया जाता है तो साइकोलॉजी को ध्यान में रखा जाता है। साइकोलॉजी का मतलब ये है कि बच्चों को हम किस प्रकार से वो मैटर देंगे, तो क्या वो बच्चों के मानसिक अनुरूप के है, क्या वो क्रियाएं बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बच्चे उसको रिसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले का जो करिकुलम था वो थ्योरी बेस्ड है, और आज का जो करिकुलम वो एक्टिविटी बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हमने करिकुलम फ्रेम करने से पहले बच्चों के मानसिक स्तर को जांचना पड़ेगा। क्या बात है कि आपके पास एक होता है MLL, मिनिमम लर्निंग लेवल। आपके 33% नंबर ही क्यों रखे जाते हैं परीक्षा में? 50% पास होने के लिए क्यों नहीं रखते, या 20% क्यों नहीं करते? दैट इज द बेस ऑफ साइकोलॉजी। आपके पास एक टर्म होती है IQ, इन शॉर्ट बुद्धि लाब्धी जिसे हम कहते हैं। इसके अलग अलग रेंज है। जो नॉर्मल रेंज है वो है 90 से 110, इसके नीचे है और इसके ऊपर है और इसके नीचे है। 90 से 110, 90 से जो नीचे आएगा वो स्लो लर्नर की हो जाएगी, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। इससे ऊपर चले जाएगा, इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, क्रिएटिव है। तो ये एक IQ लेवल के बेस पे हमने जो है करिकुलम फ्रेम करना पड़ता है। तो जब भी पाठ्यक्रम को फ्रेम किया जाए तो मनोवैज्ञानिकता की बातों को ध्यान में रखिए। बच्चों की बुद्धि कैसे काम करती है, उनको कैसे सिखाया जाता है, किस लेवल पे बच्चे किस तरह से सीखते हैं। हमारे जो सीखने के लेवल है वो 3 है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। प्रारंभ स्मृति स्तर से होता है। अभी मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि बच्चों को हम पोएम रटाते हैं, मछली जल की रानी है, या बच्चे जो है क से कबूतर, ख से खरगोश, ABCDEFGH, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, वो पढ़े जा रहा है। हमारा मोटिव उसको ABC सिखाना है, लेकिन वो A फॉर एप्पल और B फॉर बैट, C फॉर कैट सीख रहा है। इनिशियल लेवल पे बच्चे जो है वो मेमोरी लेवल पे काम करते हैं। जब हमें ये पता होगा कि किस प्रकार से बच्चे मेमोरी लेवल पे कहाँ काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कहाँ काम करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम करते हैं, तो वो चीज़ें सारी हम जब ध्यान में रखेंगे तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने करिकुलम फ्रेम करना है। तो साइकोलॉजी इज द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन करिकुलम। पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए हमें जो है मनोवैज्ञानिकता के फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, बुद्धि, अधिगम, लर्निंग, विकास कैसे होता है बच्चों का, ये फैक्टर सारे ध्यान में रख के हम करिकुलम फ्रेम करेंगे। उसके बाद सामाजिकता, अभी पहले बता के हटा हूँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा जाता है, लेकिन क्या वास्तव में वो है या नहीं है? क्योंकि हमारा कोई भी काम है उसकी इवैल्यूएशन सोसाइटी के द्वारा होती है, इन्वायरमेंट के द्वारा होती है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं, यदि समाज का समर्थन उसमें नहीं है, समाज के अनुरूप हम काम नहीं करते, तो हमारा सारी चीज़ें फेल है। टीचर ने जो पढ़ाया, बच्चों ने जो पढ़ा, बच्चों ने जो सीखा, यदि वो उन चीज़ों को समाज में प्रेषित नहीं कर पाए, संप्रेषण नहीं कर पाए, समाज में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था फेल है। पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या वो पाठ्यक्रम समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। हमने जो काम किए हैं क्या उनके द्वारा समाज में कोई मैसेज जा रहा है, समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं है। तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में देखते हैं कि सामाजिक बेसिस क्या है, कितने वर्ग हैं, कितनी क्लासें हैं समाज में, किस प्रकार की विचारधारा है, कोई धर्म से आधारित है या नहीं है। आप देखते होंगे आज कल हमारा जो संविधान जब बना था तो उसमें एक बात की गई थी, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, इसके आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में। तो जब हम करिकुलम फ्रेम करते हैं तो इन फैक्टरों को देखते हैं, समाज में जाति कितनी है, वर्ग कितने हैं, संप्रदाय कितने हैं, किस प्रकार की विचारधारा है,
और उन्हीं एलिमेंट्स को हम करिकुलम और उनके सिलेबस में डालते हैं। तो सामाजिक एलिमेंट्स को भी देखा जाता है करिकुलम फ्रेम करते समय। आर्थिक, इकोनॉमिक्स, किसी देश में उत्पादन के साधन क्या है, कंजप्शन के सोर्सेज कितने हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, किसके लिए होता है। जब हम करिकुलम फ्रेम करते हैं ये चीज़ देखी जाती है कि जो करिकुलम बनाया जा रहा है क्या उससे कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है। अब प्रश्न आता है किसी भी देश का विकास कब हो, सबसे मुख्य फैक्टर क्या है। सबसे मुख्य फैक्टर है मानव, उसे मानवीय पूंजी कहते हैं। किसी देश की यदि ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी अच्छी है, व्यक्तियों के पास स्किल है, कौशल है, अनुभव है, तो वो देश विकास करेगा। उस देश में उद्योग होंगे, उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यदि किसी देश में साधन है परंतु मानवीय पूंजी नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, स्किल नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो देश विकास नहीं कर सकता। तो करिकुलम फ्रेम करने से पहले हम इस फैक्टर की भी बात करते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं, कैसी व्यवस्था है। निजीकरण है, निजीकरण आज आजकल चल ही रहा है, हाँ, प्राइवेटाइजेशन। तो ऐसे फैक्टर करिकुलम फ्रेम करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे करिकुलम में वो चीज़ें भी हो जो हमें इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी दें, आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दें। सांस्कृतिक, आज के समय में इस पे काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करिकुलम जब हम फ्रेम करते हैं तो हमारा मोटिव होता है उस देश की जो परंपराएं हैं, उस देश की जो त्यौहार हैं, उस देश के जो मूल्य हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। मॉरल एजुकेशन की हम बात करते हैं, अपनी परंपराओं की बात करते हैं। अब जैसे आप यदि भारत की बात करते हैं तो आदर्शों की बात की जाती है। मैंने पहले बताया कई बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, पढ़ लिख के अनपढ़ वाली बात कर दी। वो तब होती है कि जब हमारे पास संस्कार नहीं है, हमारे पास मूल्य नहीं है, हम एक ग्रुप में काम नहीं कर सकते, सोसाइटी में एडजस्टमेंट नहीं हो पाते। तो संस्कृति के जो एलिमेंट्स हैं, कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं, करिकुलम फ्रेम करने से पहले उनको भी हम ध्यान में देखते हैं कि ये तत्व कि हमारा जो करिकुलम है, हम जो फ्रेम करने जा रहे हैं, क्या उससे बच्चों के अंदर कोई वैल्यू भी डेवलप होगी, और क्या क्या जरूरत है आज वर्तमान समय में सांस्कृतिक मूल्यों का। संस्कार करना है बड़े का, और बैड हैबिट्स आजकल जितनी लग गई है उनको मान के, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 के पास फ़ोन है, आप अपने फ़ोन लेके चारों कोनों में बैठे हैं, देयर इज़ नो इंटरेक्शन। और वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं किस चीज़ पे, डिवाइस पे, साधनों पर। और जब मनुष्य साधनों पर डिपेंडेंट होता है तो उसका नाश होता है, कोई प्रगति नहीं होती। साधन मनुष्य पे डिपेंड होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य साधनों पर अधिक निर्भर हो गया। और आजकल तो एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी आ गई, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, और भी जितने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एडिक्ट बन गए हैं, नशा हो गया एक तरह से। तो जब करिकुलम फ्रेम किया जाए, इन फैक्टर को भी हम ध्यान में रखते हैं कि किस प्रकार का कल्चर है, किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार का पहनावा है, वेशभूषा कैसी है। आप देखते होंगे बच्चों को उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, कोई केरल का चैप्टर का लेसन दे दिया उन्होंने, केरल की जलवायु के बारे में बता दिया, पंजाब की संस्कृति के बारे में बता दिया, हरियाणा की संस्कृति के बारे में बता दिया, साउथ के कल्चर के बारे में बता दिया। तो बस बेटा, आज हमारा जो विषय था कि करिकुलम के डायमेंशंस क्या क्या हैं, क्या इसके आयाम हैं, महत्व क्या है करिकुलम का, और इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, ये पाठ्यक्रम का निर्माण किन किन आधारों पर किया जाए, कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय ध्यान में रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।